अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो जैसा कि आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर में जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में जो सिलेबस दिया गया है उसका जो पहला यूनिट है वो आज के इस लेक्चर से ख़त्म होगा। आपका पूरा यूनिट फर्स्ट में, जिसमें फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल और एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो मैंने आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से विथ डिटेल में आपको पढ़ाया है। कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने आपको लेंथी प्रोसेस में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आज का टॉपिक है सिपाही म्यूटिनी, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके काजेज और फेलियर्स और नेचर, इसका आपको पढ़ना है। मैं आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 ए टू जेड पढ़ाऊंगा। आपको ये हमेशा काम के लिए आएगा, चाहे आपका कोई एग्जाम होगा उसके बाद कम्पिटेटिव वगैरह, जेके, एसएसबी, एसएससी, यूपीएससी, आपको ये हर जगह काम आएगा। आपको इसके बाहर एक भी पॉइंट नहीं पढ़ना है। तो लेकिन मैं आज यूनिट फर्स्ट आपको यहाँ पे कवर करूँगा, कंप्लीट करूँगा। मैं तब तक ब्रेक लूँगा जब मुझे लगा कि थोड़ा रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है आपसे, कि आपको मतलब समझ आ रहा है, आपको मेरे लेक्चर से फ़ायदा मिल रहा है, तो फिर आप मुझे कमेंट करना। तो फिर मैं बाकी यूनिट्स भी पढ़ाऊँगा। लेकिन अगर मुझे लगा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई मेरे वीडियो देख नहीं रहा है, तो फिर मैं बस एक ही यूनिट यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो फिर बाकी यूनिट्स आप मतलब खुद यहाँ कहीं और से पढ़ लेना, क्योंकि जब थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। बाकी मैं कभी नहीं आपको बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो, शेयर, ये आपकी खुद की मर्ज़ी है। तो चलिए बिना वेस्ट के टाइम हम यहाँ पे लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सिपाही मुटिनी, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ठीक है। यहाँ पे हम यही स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इंडियन इंडियन सोल्जर्स थे जो काम कर रहे थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, उनको बोलते हैं सिपाही। मतलब ये इंडिया के सोल्जर्स थे, और जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे इनको बोलते हैं सिपाही। देखिए, म्यूटिनी किसको कहती है? म्यूटिनी मतलब कुछ लोग एक मतलब एक जगह पे जमा हो जाते हैं और किसी के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाते हैं। देखिए, म्यूटिनी तभी होगी जब जो मतलब वर्कर्स होंगे, जब सोल्जर्स होंगे, जब वो नाराज़ होंगे या अपसेट होंगे, मतलब अपने मास्टर से, मतलब जो इंडियन सोल्जर्स के मास्टर्स या जो वर्कर्स थे, उनके मास्टर कौन थे उस टाइम? ब्रिटिश एम्पायर था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, मतलब वही मास्टर्स थे। मतलब उनसे वो सोल्जर्स हमारे इंडिया के और वर्कर्स नाराज़ थे, जो पीजेंट्स वगैरह ये सब नाराज़ थे, तभी म्यूटिनी हुई। ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया? देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे, जो मतलब फॉरेन अलाउंस, मतलब जो एक बाटा, BHATTA, बाटा एक टर्म है यहाँ पे, मतलब बाटा एक टर्म है, BHATTA, ये मतलब एक फॉरेन अलाउंस एक टर्म है। ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखिए, जब भी कोई सिपाही मतलब अपने घर से किसी और जगह मतलब काम करने के लिए जाता है, अपनी जगह छोड़कर मतलब फॉरेन किसी मतलब रिमोट एरिया पे काम मतलब अपनी सर्विस देने के लिए जाता है, तो उसको वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते थे मतलब ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रिफ्यूज़ किया। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला, अब हम आपको फॉरेन अलाउंस जो बाटा आपको मिलता था, मतलब एक्स्ट्रा अलाउंस, वो अब आपको नहीं मिलेगा। और है लॉर्ड कैनिंग जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, जो कि मतलब यहाँ पर है, ये वाला 1856, ये मैं आपको अब यहाँ पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है। जो लॉर्ड कैनिंग्स था उसने बोला कि जो भी रिक्रूटर्स हुए हैं मतलब इंडिया में, उनको रेडी रहना पड़ेगा सर्विस, उनको मतलब इंडिया में भी सर्विस हो सकती है और उनको आउटसाइड इंडिया में भी सर्विस मिल सकती है। आपको हमेशा के लिए रेडी रहना पड़ेगा, नो मैटर मतलब आप फिर किस स्टेट से मतलब रिक्रूट किए गए हो, लेकिन आपको हर टाइम रेडी रहना है इंडिया में भी सर्विस देने के लिए और आउटसाइड भी सर्विस देने के लिए। ये था लॉर्ड कैनिंग्स का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। लेकिन जो हाई कास्ट थी ना हिंदूज़ में, उनकी मतलब एक फीलिंग्स थी, मतलब वो उनकी एक फीलिंग्स थी अंदर से, मतलब उनका कहना ये है कि अगर हम मतलब सी क्रॉस करेंगे तो उसका मतलब हमारा जो मज़हब है वो वहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि क्रॉसिंग द सी वाज कंसिडर्ड एज तबू फॉर हिंदूज़। मतलब ये इनके लिए मतलब माना जाता था कि उन्होंने अपने रिलीजन खो दिया अगर ये मतलब सी को क्रॉस करेंगे, समंदर को क्रॉस करेंगे। तो फिर इट मीन्स दैट वाइल गोइंग आउटसाइड वी नीड टू क्रॉस, इनका ये कहना है कि अगर हम मतलब इंडिया से बाहर जाएंगे तो हमें फिर सी को क्रॉस करना पड़ेगा। दैट विल मेड अस इम्प्योर एंड इट इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, मतलब ये फिर हमारे रिलीजन के खिलाफ है और हम इम्प्योर हो जाएंगे अगर हमने सी क्रॉस किया। तो 1806 में एक होता है कि जो मतलब टर्बन थी उसको रिप्लेस किया गया था लेदर कॉकेड, ये मतलब ब्रिटिश ने किया था। फिर इसके अगेंस्ट मतलब म्यूटिनी होती है वेलोरी में, वेलोरी में इसके अगेंस्ट पर म्यूटिनी होती है, ठीक है। और 1824 में जो सिपाहीज होते हैं बैरकपुर के, उन्होंने मतलब मना किया था कि उन्होंने मना किया हम मतलब बर्मा नहीं जाएंगे। उन्होंने रिफ्यूज़ किया, हम मतलब बर्मा नहीं जाएंगे क्योंकि उनको सी क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ किया, हम नहीं जाएंगे। तो ये रही इनकी बात।
एंग्लो बर्मा वार हुआ था, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार, तो उस टाइम इनको कहा गया था इंडिया वालों को आपको हमें मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने मना किया क्योंकि अगर ये बर्मा जाते मतलब सही ये आपको मतलब ये पता है ये इंडिया है और यहाँ पे बर्मा आता है, क्योंकि यहाँ पर ये सी समंदर इनको फिर क्रॉस करना पड़ेगा, और इन्हें हिंदूज ने बोला कि ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, हम इसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट म्यूटिनीज जो भी हुए, मतलब ये इंपॉर्टेंट म्यूटिनी से आपको इनको समझना है। देखिए, बंगाल में म्यूटिनी हुई 1764 में, वेलोरी म्यूटिनी हुई जो मैंने आपको अभी बोला, जब टर्बन रिप्लेस की लेदर कॉकेट से। 47th नाइट इन्फेंट्री हुई थी जिसको किसने लीड किया, बाबा बिंदा। और ग्रेनेडर्स में हुई म्यूटिनी, असम म्यूटिनी हुई। और ये इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने यहाँ पे टिक टिक किया, ये आपको थोड़ा पढ़ने याद रखने हैं। 34 नाइट इन्फेंट्री हुई 1844 में, 16 हुई थी 1855 में, और लास्ट जो म्यूटिनी होती है 37th नाइट इन्फेंट्री 1852 में। देखिए वीकनेस क्या थी इस रिवोल्ट में, जो मतलब वीकनेस थी मतलब पीपल्स में जो अपराइजिंग हुई थी। देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 मतलब पहली अपराइजिंग नहीं है, मतलब जो इन्होंने मतलब ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ उठाई थी। इससे पहले भी लोकल मतलब जो अपराइजिंग हुई थी ट्राइबल्स में, जैसे कुछ कच रेबलियन हुआ था, त्रिपुरी रिवोल्ट हुआ था, संथा रेबलियन हुआ था, जो मतलब पीजेंट्स रिवोल्ट हुए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। बहुत सारे इससे पहले भी रिवोल्ट्स हुए थे, लेकिन वो मतलब एक लोकल थे, मतलब वो अपनी अपनी जगह पे होता था, किसी 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 एरिया में वो मतलब ब्रिटिश के खिलाफ होते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप इसका मतलब आप समझ सकते हो एडवांस्ड वर्जन था, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा नेशनल लेवल का रिवोल्ट यहाँ पे आप समझ सकते हो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इसलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 को कुछ कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वो मैं आपको आगे इस लेक्चर में बताऊंगा कि असल में रिवोल्ट क्या था। देखिए, देखिए यहाँ पर जो थी मतलब इन लोगों में क्या कमज़ोरी थी। देखिए जो भी मतलब यहाँ पे थे ना, जो भी ये म्यूटनीज हुई थी ये लोकलाइज्ड थे, क्योंकि इनका कोई नेशनल इशू नहीं था। देखिए, अगर मतलब किसी मतलब पीजेंट को मतलब टैक्स नहीं मिल रहा था, मतलब सपोज बंगाल में पीजेंट्स के साथ जुल्म किया जाता है, तो बंगाल वाले म्यूटनी करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। यहाँ पे कोई नेशनल काज नहीं था, ठीक है। और जो इनकी ग्रेवनेस थी वो भी मतलब लोकल थी, मतलब किसी को वहाँ मार दिया, मतलब किसी जो मतलब अगर कोई आर्मी आर्मी की इन्फेंट्री है, मतलब आर्मी की कोई इन्फेंट्री है, तो मतलब उसको वहाँ सर्विस अच्छे से नहीं मिल पा रही है, कुछ एक्स्ट्रा उससे नहीं मिल रहा है, तो उसके खिलाफ ही आवाज़ उठाएंगे। तो मतलब ये थी मतलब इनमें वीकनेस थी इनमें, क्योंकि जो इनके आइडियोलॉजी थी ये बहुत पुरानी थी, और जो इन्होंने इस्तेमाल किए थे इंडिया वालों ने उसमें आर्म्स वार्म्स ये बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल थे, बहुत ही पुराने थे। ऑफ 1857 इसके काजेस वगैरह सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बस वीडियो पूरा देखना, फिर आप बताना कि आपको कितना समझ आया। आई प्रॉमिस कि आपको 100% में से 99 समझ आएगा, ठीक है। 1% तो नहीं आएगा, मे बी क्यों पता नहीं, लेकिन 100 आएगा, 99 आएगा, सॉरी। देखिए, जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 था ये क्या था, दिस वाज द प्रोडक्ट ऑफ करेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूल आफ्टर 1757। देखिए, जब प्लेसी होता है 1757 में, उसके बाद जो भी मतलब ब्रिटिश यहाँ पे रूल करती है, ये उसी का मतलब प्रोडक्ट है, मतलब उन्होंने यहाँ पर क्या किया उसी का नतीजा क्या निकला फिर रिवोल्ट ऑफ 1857। लोगों में सेमरिंग डिस्कंटेंट हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज यहाँ पे लाए, जिनसे उन्होंने मतलब बहुत सारे यहाँ के इंडियन प्रिंसली स्टेटस मतलब को कब्जा किया, जैसे कि डॉक्टर ऑफ लैप्स उन्होंने लाए, उससे मतलब आर्ट स्टेटस लॉर्ड डलहौसी ने किए, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध वगैरह, और सब्सिडरी अलायंस जैसे कि मतलब अवध को इन्होंने उसके ज़रिए, वो मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर है ना एक्सपेंशन पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस डॉक्टर ऑफ लैप्स, जो मेरा सेकंड लेक्चर है आपके यूनिट का, वो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप जाके वो पहले देखना, ठीक है। और इकनॉमिक एक्सप्लोइटेशन इन्होंने की कि इन्होंने मतलब इंडिया वालों को फोर्स किया आपको इंडिगो इंडिगो ग्रो करना है, ताकि जबकि इंडिगो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी इंडिया में, बस यूरोप में इसको मतलब पैसा आता था, और पीजेंट्स को है बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से मतलब इफेक्ट हुआ था हर किसी इंडिया में जो भी स्टेटस थी, मतलब इनसे इफेक्ट हुआ, चाहे वो रूलर हो, सिपाही हो, आर्टिजन हो, कभी कभी ज़मींदार भी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से। ज़मींदार देखिए, ज़मींदार और पीजेंट में क्या फ़र्क है। ज़मींदार, देखिए ब्रिटिश ने क्या काम किया था। देखिए, ये होता है आपका ज़मींदार पीजेंट, और ये है आपका ज़मींदार, और ये है आपका पीजेंट। देखिए इनमें क्या फ़र्क है। पीजेंट क्या करता है, पीजेंट मतलब वर्क करता है, वो खेती करता है, सब कुछ करता है, और ये इससे पैसे लेता है। ज़मींदार इससे पैसे लेता है, और ये ज़मींदार किसको देता है, यहाँ पे ब्रिटिश को देता है। मतलब असल वर्क में तो पीजेंट करता है, लेकिन इस बेचारे को कुछ नहीं मिलता है, इसको मतलब पैसे किनको देना पड़ता है, ज़मींदारी इसको देनी पड़ती है, कि मतलब ज़मींदार इसको बोलता है कि आपके पास इतना एरिया है, चलो आप इस पर खेती करो, आपको मतलब इतना कमा के देना पड़ेगा मुझे। और ब्रिटिश एम्पायर क्या करती थी, वो ज़मींदार को बोलती थी आपके पास इतना एरिया है, आप मुझे इतना पैसे कमा के दो। और ज़मींदार क्या करता था काम, ज़मींदार पीजेंट को ये बोलता था। तो ऐसे ये सर्कल चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अब मेजर काज क्या है, देखिए इकोनॉमिक काज। अब हम पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक काज क्या था। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो इन्होंने मतलब पीजेंट्स के साथ किया कि हैवी टैक्सेशन था, पीजेंट्स लोन ले रहे थे, मतलब जो ये ज़मींदार के
पीजेंट्स लोन लोन ले रहे थे मनी लेंडर्स या ज़मींदार के, लेकिन वो बहुत हाई इंटरेस्ट के साथ देते थे, और जिसने क्या किया, डेबिट ट्रैप, मतलब लोन चुकाना फिर बहुत मुश्किल पड़ रहा था। सपोज़ कि अगर एक फादर ने किसी मतलब लोन लिया था और फिर वो फादर मर जाता था, फिर उसका जो बेटा होता है, बेटी होती थी, उसको पूरी उम्र लगती थी उस उधार को मतलब चुकाने में। मतलब ये बहुत ही मतलब अनजस्टिस था विद पीजेंट्स के साथ। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थी उसको भी उन्होंने मतलब ख़त्म कर दिया। और जो इंडिया का ट्रेड था, मर्सेंटाइल क्लास था, उसको इन्होंने मतलब ख़त्म किया, क्रिपल किया, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने इनको मतलब बहुत हाई तारीफ टैक्स लगाया था। मतलब सपोज़ ये मतलब इंडिया है, ये मतलब कोई फॉरेन है, अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट जाता है तो इंडिया इंडिया पे इन्होंने बहुत मतलब हाई टैक्स लगाया था। मतलब इस प्रोडक्ट पे बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था इंडिया को, जिससे मतलब इंडिया को ट्रेड अच्छे से नहीं जाता था। तो ये इनका साइड इफ़ेक्ट था। और इसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल काज हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ग्रीडी पॉलिसी थे, मैं मतलब ये ट्रीटी करती थी, फेक प्रॉमिस करती थी हर किसी प्रिंसली स्टेटस थे, मतलब आप मेरे साथ ट्रीटी करो, अगर आपको किसी ने कल के टाइम पे फ्यूचर में कोई आपको मतलब लड़ाई करती है, मैं आपको उस टाइम हेल्प करूँगी। लेकिन ये सिर्फ धोखा करती थी और कुछ नहीं करती थी। इसका मतलब बस अपना फ़ायदा था ताकि मुझे कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिले और मेरी जो पॉलिसी है वो एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। देखिए, उन्होंने मतलब जो इफेक्टिव कंट्रोल किया सब्सिडरी एंड डॉक्टर ऑफ लैब्स के ज़रिए, जिससे मतलब डॉक्टर ऑफ लैब्स से मतलब जो अडाप्टर सन था, इनको मतलब थ्रोन थ्रोन की मतलब जो परमिशन नहीं थी, फिर उस खाली जेन्युइन सन मतलब थ्रोन पे आ सकता था। तो ये डॉक्टर ऑफ लैब्स से हुआ था। मतलब यही जो पॉलिटिकल काज में यही आता है कि उन्होंने मतलब जो एक्सपेंशन पॉलिसीज लाई थी यहाँ पे सब्सिडरी डॉक्टर ऑफ लैब्स, जिनसे मतलब इंडिया के लोगों में मतलब बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि ये तो हमें बर्बाद कर रहे हैं, हर हर टाइम कोई ना कोई पॉलिसी लाते हैं जिससे हमारी जो स्टेटस है ये ख़त्म होती जा रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव काज में क्या पढ़ना है हमें? एडमिनिस्ट्रेटिव काज में पढ़ना यह था कि जो रंपात करप्शन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा करप्शन था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये कहा जाता है कि जो मतलब आज इंडिया में है ना, मतलब करप्शन जो हम बोल रहे थे, मतलब आजकल जो करप्शन चल रहा है जे में, ये लिगेसी किसने छोड़ी है? ये लिगेसी कंपनी रूल ने यहाँ पे छोड़ी है, ठीक है। जो फॉरेन था, अब क्या पढ़ते हैं? अब हम सोशल रिलीजियस काजेस पढ़ते हैं। देखिए, इंग्लिश अपनी रेस को बताता है कि हम सुपीरियर है, और इंडिया को समझते थे वो इन्फीरियर है। क्यों वो बताते थे इंडिया को जो मतलब हमारा क्रिश्चियन रिलीजन है वो मतलब बहुत अच्छा है, आप भी मतलब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए, तुम्हारा हिंदू धर्म क्या है, ये बकवास है, वगैरह वगैरह क्या है। और इन्होंने जो एबॉलिशन ऑफ सती किया, इंग्लिश वालों ने सपोर्ट विडो मैरिज किया, और वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया। हालांकि ये तो मतलब अच्छे स्टेप्स किए थे ब्रिटिश ने, लेकिन ये जो सती था ये मतलब इंडिया का ट्रेडिशन था। इंडिया ने बोला कि ये दिस इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो ब्रिटिश कर रही है यहाँ पे। इवन की मतलब हम बोलेंगे कि एज ए मतलब जनरल व्यू, मतलब ये तो ठीक है, मतलब विडो मैरिज को सपोर्ट करना, वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करना, एबॉलिशन सती करना। सती मतलब अगर मतलब किसी मतलब औरत का हस्बैंड मर जाता था और उस औरत को भी फिर उसी टाइम जलाया जाता था, क्यों इसको मतलब फिर जीने का कोई हक नहीं देता था उसको, फिर उसी टाइम मतलब उसको भी मार देते थे। ये था सती सिस्टम। लेकिन हम बोलते कि चलो ठीक है, एबॉलिशन किया, ये तो अच्छा किया, लेकिन ये इंडिया बोल रहे थे कि ये मतलब हमारे रिलीजन के खिलाफ है, ठीक है। और जो रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट यहाँ पे है 1856 का, देखिए इससे पहले देखिए रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट ने से पहले क्या होता था कि अगर कोई हिंदू धर्म से कन्वर्ट होगा किसी और धर्म में, उसको फादर की प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। मतलब अगर कोई मतलब सपोज हिंदू का मतलब अगर कोई आदमी वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता था, तो उसको मतलब फादर की कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। लेकिन इस एक्ट ने क्या बोला, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1856 ने बोला नहीं, अगर अब मतलब कोई हिंदू क्रिश्चियन में कन्वर्ट होगा, उसको फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब 100% मिलेगी। इससे यही हुआ कि इससे मतलब कन्वर्ट बहुत सारे फिर हिंदूज हुए क्रिश्चियन में, वगैरह वगैरह, मतलब बाई फोर्स या कहीं और मर्जी। तो ये था रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट आपका। और फिर इसके बाद आता है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। देखिए इसे क्या हुआ, ब्रिटेन हार रही थी जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वार होता है। मतलब अफगान फर्स्ट वार में ब्रिटिश को हरा देती है, उनको वहाँ से भगा भगा के मतलब मार मार के वहाँ से निकाल देती है। और क्रिमियन वार्स में भी ब्रिटिश की हार होती है। तो इससे लोगों को लगा कि अरे यार, ब्रिटिश भी हार रही है, चलो हम भी लड़ते हैं। अब कहाँ के ब्रिटिश है, ये तो हार रहे हैं, चलो हम भी लड़ते हैं फिर ब्रिटिश के साथ। इन्फ्लुएंस मतलब इंडिया को मतलब किन से इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब थोड़ा मोटिवेट हुए कि मतलब हम ब्रिटिश से क्यों लड़ाई करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश की हार हो रही थी मतलब आउटसाइड कंट्री से। तो इसके बाद आता है हमारा डिसकंटिनेंट एमंग सुपाइज। मतलब इनमें जो डिस्क्रिमिनेशन थी सुपाइज में, वो क्या थी? देखिए, सुपाइज मैंने आपको पहले ही बोला, जो इंडियंस थे जो वर्क कर रहे थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, उनको बोलते थे सुपाइज। ये मतलब ये सुपाइ बोल रहे थे कि जो हमारी रिलीजियस फीलिंग्स है उनको मतलब हार्म किया जाता है, उनको हर्ट किया जाता है।
कि जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे उनको मतलब स्टॉप किया था, वो टीका लगाते थे अपने फोरहेड पे, माथे पे, लेकिन उसको मतलब अब स्टॉप किया गया। और हिंदू की जो हाई कास्ट थे, जो हाई कास्ट हिंदूज थे ना, जो हाई कास्ट हिंदूज थे, उनका बिलीव था कि अगर हम क्रॉस करेंगे सी को तो वो इसका मतलब है कि हमने अपनी कास्ट खो दी। लॉर्ड कैनी की जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक्ट 1856 मैंने आपको पहले ही कवर किया है कि जो भी रिक्रूट हुए हैं आर्मी में, उनको रेडी रहना पड़ेगा। इनको मतलब इंडिया में भी सर्विस हो सकती है या इंडिया के बाहर भी इनको रेडी रहना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब क्या देने से मतलब मना किया था। जो मतलब बाटा मिल रहा था ना एक्स्ट्रा, मतलब फॉरेन एक्स्ट्रा अलाउंस मिल रहा था उन सोल्जर्स को, मतलब जो अपनी जगह को छोड़ के मतलब फॉरेन जगह पे अगर वो सर्विस देते थे उनको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता था, लेकिन ब्रिटिश ने अब में मना किया। एक्स्ट्रा पैसा जो देते थे, एक्स्ट्रा पैसा जो देते हैं जब आप अपनी ज़मीन से दूर अपनी सर्विस दे रहे हो, तो अब लेकिन अब ये नहीं मिल रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको देने से अब इनकार किया, मना किया। और डिस्क्रिमिनेशन होती थी इंडियन सिपाहीज़ में, क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं मिल रही थी। वो ये मतलब बस हवालदार बेचारे, हवालदार हवालदार की रैंक हमेशा होल्ड कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश के उनमें तो अफसर्स वगैरह बनते थे, लेकिन इंडिया के सोल्जर्स बस हवालदार, नायब सूबेदार अगर मुश्किल से कोई बन गया, लेकिन ब्रिटिश तो हमेशा अफसर की पोस्ट पे रहते थे। बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट, मतलब कैसे यहाँ पे इसकी स्टार्ट होती है। देखिए बिगिनिंग कैसे होती है। कुछ रिपोर्ट्स मिले हैं कि जो बोन का और जो बोन का मिक्सिंग का बोन डस्ट इन आटा, कि जो मतलब बोन का जो मतलब डस्ट होता है ना, उसको मिक्स किया जाता था आटे के साथ, और इसी की रोटी बनाई जाती थी और फिर वो इन सिपाहीज को मिलती थी। आप देखिए कि मतलब कितना कितना डिस्क्रिमिनेशन है। सॉरी, मैंने यहाँ पर ये 1-2 मिनट का मैं लेक्चर बना था, लेकिन वीडियो स्टॉप थी, तो चलिए मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए ये मैंने आपको पहले ही बोला कि रिपोर्ट्स आई थी कि जो बोन का डस्ट था उसको आटे के साथ मिक्स किया जाता था और इसी की रोटियां फिर इन सिपाहीज को मिलती थी खाने के लिए। और जो इन्होंने न्यू राइफल इंट्रोड्यूस किया था, उसको जब आप मतलब हाथ, जब आप उसको लोड करना या अनलोड करना था, आपको उसको माउस से पहले बटन करना था। लेकिन वो जो ग्रीस थी ना, वो किसकी बनी हुई थी, वो काउ एंड पिग फैट की बनी हुई थी। और देखिए यहाँ पर ये दोनों रिलीजन्स को हर्ट करता है, क्योंकि जो काव है वो सेक्रेट किन के लिए है, हिंदूज़ के लिए, और जो पिग है वो किन के लिए तब्बू है, मतलब वो प्रॉफिट किन के लिए है, मुस्लिम्स के लिए है। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों रिलीजन्स मतलब इन किसके अगेंस्ट हो जाएंगे, ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट हो जाएंगे। क्यों, मतलब ये था इनका रिलीजियस इशू। अब जो मतलब यहाँ पर आप बोलोगे जो ग्रेजर कार्ट्रिज था, जो ये इशू था काव पिग फैट का, ये कोई नया काज नहीं था सिपाहीज के लिए, बट ये इसने इन सिपाहीज को एक अपॉर्चुनिटी दी, मतलब रिवोल्ट करने के लिए। कहते हैं ना कि मतलब आपको फिर कहीं पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करने के लिए, तो सपोज वैसा ही। तो फिर ये देखिए ये स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्टिंग इसकी मेरठ से होती है, जो कि मतलब 58 किलोमीटर दिल्ली से है। और 10 मई 1857 में ये स्टार्ट होता है आपका रिवोल्ट, 1857 मेरठ में। और ये स्प्रेड कहाँ से होता है, देखिए पंजाब और नॉर्थ में होता है, नर्मदा साउथ में होता है, बिहार इन ईस्ट एंड राजपूताना इन वेस्ट। यहाँ से आपका रिवोल्ट है जो स्प्रेड होता है। 19 NATO इन्फेंट्री बहरमपुर में क्या करती है, वो मना करती है कि इस राइफल को, जो न्यू राइफल था, इसको यूज़ करने में, और म्यूटिनी स्टार्ट करते हैं फरवरी 1857 में। और एक यंग सिपाही होता है 34th NATO इन्फेंट्री में, जिसका नाम होता है मंगल पाड़े। आपने नाम सुना होगा मंगल पाड़े का नाम। वो क्या करता है, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स पे मतलब डायरेक्ट फायर करता है बरकपुर में, और फिर इसको 8 अप्रैल में एग्जीक्यूट किया, जिसको फांसी दी जाती है। 24 अप्रैल में फिर क्या होता है, 90 मैन ऑफ 3rd NATO कैवलरी वो भी मतलब रिफ्यूज़ करते हैं इस न्यू राइफल ग्रेजुएट कार्ट्रिज जो बनी थी, उसको मना करते हैं यूज़ करने में। और फिर 9th of May 1857 क्या होता है, इन 19 मैनेज में आउट ऑफ 85 को क्या किया जाता है, उनको सर्विस से डिसमिस किया जाता है, और इनको 10 साल की जेल में, और इनको 10 साल में जेल में डालते हैं। सो फिर फाइनली यहाँ पर क्या होता है, 10 मई 1857 में इंडियन सोल्जर्स म्यूटिनी करते हैं मेरठ में। क्या जो उन्होंने मतलब बंद किए, कैद किए, उनको रिलीज़ किया जाएगा। और उन्होंने क्या किया कि उस म्यूटिनी में, और फिर इंग्लिश ऑफिसर उसको मार दिया गया। ये दिल्ली की तरफ निकले, शाम के टाइम सनसेट का टाइम था जब वो दिल्ली की तरफ निकले थे, बिकॉज दिल्ली में कौन बैठा था उस टाइम, बहादुर शाह जफ़र आपका वहाँ पर बैठा था, जो मतलब मुगल रूलर था। देखिए चॉइस ऑफ बहादुर शाह एज ए सिम्बोलिक हेड, देखिए सिम्बोलिक हेड इसमें कौन था इस रिवोल्ट में, वो था बहादुर शाह जफ़र।
देखिए क्या हुआ जब ये मतलब म्यूटिनी हुई, फिर ये लोग जब कहाँ जा रहे थे, दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था क्यों दिल्ली जा रहे थे, बस इतना पता था कि वहाँ पे बहादुर शाह जफ़र साहब बैठा है। दिल्ली में क्या हुआ, जो मतलब लोकल इन्फेंट्री थी दिल्ली की, वो ज्वाइन किसके साथ हुई, जो मेरठ की सिपाही थी, मेरठ सिपाही और दिल्ली की जो सोल्जर्स थे ये ज्वाइन हुए, और इन दोनों ने मतलब किसके अगेंस्ट बात की और लड़ाई की, ब्रिटिश के अगेंस्ट बात की, और इन्होंने जो अपने इनके यूनिट में जो मतलब यूरोपियन ऑफिसर्स बैठे थे, क्योंकि मतलब जो मेरठ की सिपाही थी, इंडियन के सोल्जर्स थे, ये मतलब किसके अंडर थे, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे, और जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, और इनको इन्होंने मार दिया गया। और फिर जो एजड एंड पावरलेस था बहादुर शाह जफर, उसको एम्पर ऑफ इंडिया यहाँ पर करार दिया गया, ठीक है, उसको एम्पर ऑफ इंडिया यहाँ पर समझा गया। दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या बन गया इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का सेंटर बन गया, और बहादुर शाह जफर क्या बन गया, इसका सिंबॉलिक हेड बन गया। ये इसीलिए मतलब कहा जाता है क्योंकि उनको लगा था कि शायद जो मुगल एम्पायर, जो मतलब मैंने आपको बोला कि ख़त्म हुआ 1707 में, जब मुगल औरंगज़ेब की डेथ होती है, तो उसके बाद मतलब मुगल एम्पायर एटलीस्ट ख़त्म हो जाती है, तो उनको लगा था शायद अब फिर से मुगल एम्पायर का प्रेस्टीज है कि उसका कम बैक होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। बहादुर शाह ने फिर उसके बाद क्या किया, जब उसको मतलब हेड माना गया, सिंबॉलिक हेड माना गया, तो उसने फिर लेटर लिखी ऑल चीफ्स में और रूलर्स जो इंडिया में थे, उनको अर्ज किया, उनको मतलब मोटिवेट किया कि आप मतलब आप एक साथ हो जाइए और फाइट कीजिए, और इस ब्रिटिश रूल को हमें यहाँ से बाहर फेंकना है। देखिए इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी, सिविलियंस ने ज्वाइन किया, वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेट थी, पीजेंट्स की, आर्टिजन्स की, शॉपकीपर, जमींदार, प्रीस्टर्स अगेंस्ट कॉमन एनिमी, जो कौन था, ब्रिटिश। पीजेंट्स एंड पीटी जमींदार्स अटैकिंग द मनी लैंडर्स एंड, जो मतलब जमीन पीजेंट्स थे उन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ाई की, मनी लैंडर्स एंड जमींदार्स, क्योंकि जमींदार्स इन पीजेंट्स बेचारे को लूट रहे थे। हु हैड डिस्प्लेस्ड द पीजेंट्स फ्रॉम देयर लैंड, क्योंकि उन्होंने इनकी मतलब जो पीजेंट्स की लैंड थी, मतलब इन ज़मींदारों ने इनको वहाँ से हटाया था, तो इसलिए ये मतलब गुस्सा थी पीजेंट्स किसके साथ, ये मनी लैंडर्स एंड ज़मींदार जो थे। देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं लीडर्स हैं, लीडर्स ऑफ रिवोल्ट, मतलब कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा लीडर था। देखिए एट दिल्ली, दिल्ली में मैंने आपको बोला कि नॉमिनल, मतलब नॉमिनल किसको जैसे कि हमारा हेड कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है ना प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड। वैसा है कि यहाँ पर मतलब एक नाम का जो हेड आता है, मतलब पावर उस प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन वो उसको मतलब जो भी काम करता है उसके नाम होता है, लेकिन असल में वो सभी काम कौन करता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, काम तो असल में वही करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट ज़्यादा काम नहीं करते, उसको लिमिटेड पावर्स दिया गया है। वैसे मतलब यहाँ पे नॉमिनल एंड सिंबॉलिक लीडर आपका था, वो कौन था, मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर। लेकिन जो रियल कमांड थी वो किसके मतलब रियल कमांड किसके पास थी, वो तो वो जो था ना जनरल, उसका नाम है आपका यहाँ पे जनरल बख्त खान। ये कहाँ से था, बैरली से, मतलब असल में हेड इस दिल्ली पे वही था, मतलब जिसके पास पावर थी। कानपुर में कौन था, कानपुर में नाना साहब था। नाना साहब एक अडॉप्टेड सन था पेशवा का, पेशवा राजा का, जिसका नाम था, मतलब पेशवा में जो राजा बैठा था बाजीराव सेकंड, उसका जो अडॉप्टेड सन था नाना साहब, उसको मतलब वो अडॉप्टेड सन था कि अब उसको मतलब सीट पे नहीं बैठने देंगे, क्योंकि डॉक्टर ऑफ लैपिस मैंने आपको पढ़ाया है कि अडॉप्टेड सन को कोई हक नहीं है मतलब थ्रोन पे बैठने का, खाली जो लीगल सन होगा उसी को मतलब फादर की सीट मिल सकती है। तो फिर उसको क्या किया गया, उसको मतलब कानपुर से एक्सपेल किया, उसको बाहर किया गया नाना साहब को। लेकिन फिर बहादुर शाह जफ़र उसको एक लेटर लिखता है कि बाई रिवोल्ट, बहादुर शाह जफ़र लेटर किसको लिखता है, इसी को नाना साहब को। फिर उसको बोलता है कि बाई रिवोल्ट चल रहा है, आप भी लड़ लीजिए। और फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम नाना साहब क्या करता है, वो आ जाता है, और बहादुर शाह जफ़र को एक वो भी मतलब एक्नॉलेज करता है कि हाँ एम्पायर ऑफ इंडिया कौन है, बहादुर शाह जफ़र, एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी हिज गवर्नर, और अपने आप को बोलता है कि मैं बहादुर शाह जफ़र का बहादुर शाह जफ़र का मैं गवर्नर हूँ, और एम्पायर कौन है इंडिया का, वो है बहादुर शाह जफ़र, ये नाना साहब बोलता है। अब यहाँ पे लखनऊ में कौन था लीडर, देखिए लखनऊ में बेगम हज़रत महल थी यहाँ पे लीडर। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। कानपुर में कौन थी, बेगम हज़रत महल। बरेली में कौन था, खान बहादुर था। और बिहार में कौन था, कुंवर सेन था, क्योंकि इसकी ज़मींदारी छीन ली गई थी, तो इसीलिए मतलब इसने रिवोल्ट किया था बिहार में। तो फैज़ाबाद पे कौन था, मौलवी अहमदुल्ला था। ये मद्रास का नेटिव था, लेकिन ये फैज़ाबाद में रहता था और ब्रिटिश के खिलाफ के लड़ रहा था। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये झांसी है, ठीक है। झांसी में कौन बैठी थी, आउटस्टैंडिंग लीडर जो थी रिवोल्ट की, वो थी रानी लक्ष्मी बाई। देखिए झांसी में कौन थी, एक सेकंड। देखिए झांसी पे थी रानी लक्ष्मी बाई, आपकी जो आउटस्टैंडिंग लीडर थी।
श- उसको मतलब रिफ्यूज़ किया गया था क्योंकि उसका भी अडॉप्टेड सन था। उसको मतलब बोला था कि आपका अडॉप्टेड सन है, कि जब इसका रानी लक्ष्मीबाई का जब हस्बैंड जब वो मर जाता है, जिसका नाम होता है राजा गंगाधर जो मतलब मर जाता है, फिर उसका एक अडॉप्टेड सन होता है, उसको बोलते हैं ब्रिटिश एम्पायर कि आपका अडॉप्टेड सन है, हम इसको मतलब थ्रोन पे नहीं आने देंगे। तो फिर इसने मतलब रानी लक्ष्मीबाई वाज जॉइनड बाय तांतिया तोप, जो इसकी मतलब क्लोज एसोसिएट थी। वो मतलब नाना साहब का भी क्लोज था, तांतिया तोप। रानी लक्ष्मीबाई ने इस बैटल में एक क्राई दी, जिस मतलब एक स्लोगन थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और फिर उसने मतलब बहुत लड़ाई की। अगर आपने एक मूवी देखी होगी मानी कार्निका, जो किस एक्ट्रेस का नाम है, कंगना रनावत, उसने बहुत अच्छा रोल उसमें किया है। मुझे वो मूवी बहुत पसंद है, आप इसको देखना, आपको ये मतलब रानी झांसी का रोल समझ आ जाएगा अपने आप। और फिर इस रानी लक्ष्मीबाई को कौन हराता है? ह्यूज हज रोज़, जो मतलब ब्रिटिश एम्पायर का होता है मतलब कमांडिंग ऑफिसर, वो इसको हराता है। लेकिन जो हज रोज़ है ना, या कुछ भी पढ़ो आप, ह्यूज रोज़ या हज रोज़ पढ़ोगे, वो इस लेडी को मतलब रानी लक्ष्मीबाई को प्रेज़ करता है, कि वो बोलता है कि मुझे लगा था कि इवन की ये औरत थी, लेकिन उसने बोला कि मुझे लगा था जिसको भी मैंने हराया, मुझे लगा उनमें मर्द खाली रानी लक्ष्मीबाई है। मतलब इतनी रानी लक्ष्मीबाई इतनी आउटस्टैंडिंग, इतनी ब्रेव थी, ठीक है। कानपुर की बात मैंने आपको पहले ही वो पढ़ाया है कि कानपुर में नाना साहेब बैठा था, ठीक है। वो अडाप्टेड सन था पेशवा का जो राजा था, बाजीराव सेकंड। तो वो मैंने आपको, देखिए लोकल विलेजर्स में एक का नाम होता है जिसका नाम है शाहमल। देखिए ये एक करता है हेडमैन, और ये उसमें 84 परसेंटेज अपने साथ रखता है, जिसको कहा गया था 84 देश, जिसका उसने नाम दिया गया है, क्योंकि उसमें 84, क्योंकि इसमें 84 परसेंटेज थे, और उनका हेड कौन था? शाहमल। देखिए ये मतलब अर्ग्यू कर रहा था, ये मतलब अर्ज कर रहा था लोकल लोगों को, कि आप लड़ाई करो इन ब्रिटिश के साथ। और वहाँ के जो ब्रिटिश वगैरह जो सॉरी मतलब इसने डिस्ट्रॉय किया ब्रिजेस को, ताकि उसने रोड्स मतलब ब्लॉक किए, ताकि जो ब्रिटिश फोर्स है ना, मतलब वो हमारे एरिया में ना आ सके। लेकिन क्या हुआ, इसको मार दिया गया जुलाई 1857 में शाहमाल को। और इसकी बॉडी मतलब कट की गई पीसेस में, इसको मतलब तोड़ दिया गया, इसकी बॉडी को मतलब बहुत छोटे छोटे पीसों में इसको कर दिया गया। और फिर उसको इसकी बॉडी को डिस्प्ले किया गया लोगों के सामने ऑन 21 जुलाई 1857, ताकि लोगों में डर आ जाएगा, खौफ आ जाएगा कि हमसे पंगा लेने का अंजाम यही होगा, ताकि लोगों में डर बैठेगा इससे। फिर आ जाता है कि यहाँ पे आपका सप्रेशन, मतलब ब्रिटिश एम्पायर कैसे सप्रेस करती है इस रिवोल्ट को। देखिए ब्रिटिश कैप्चर करती है फिर दिल्ली को ऑन 20 सितंबर 1857 में। एट दिस टाइम ब्रिटिश फोर्सेस किसके अंडर थी इन दिल्ली में? उसका नाम था जॉन निकोलसन। देखिए ये नाम आपको याद रखने हैं। बट ही वाज सकम्बड, लेकिन उसको वहाँ पर इंजरी होती है, फिर वो मर जाता है इसी में। बहादुर शाह जफ़र को फिर जेल में लिया जाता है। बहादुर शाह जफ़र के जो प्रिंसेस थे उनको मार दिया जाता है, और बहादुर शाह जफ़र को यहाँ पे रंगून जेल भेजा जाता है। लेकिन फिर बहादुर शाह जफ़र की डेथ होती है उसी जेल में, रंगून में, 1862 में। देखिए उनकी प्रिंसेस को क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि उसके जो प्रिंसेस थे बहादुर शाह जफ़र के, वो होप कर रहे थे कि शायद मुगल एम्पायर अगेन आ जाएगा, कि जो मुगल एम्पायर का प्रेस्टीज है वो मतलब फिर से आ जाए। मतलब जो इनका प्रेस्टीज था ना, मतलब जो इनका रोल था, इनका एम था कि वो फिर से आए, लेकिन वो तो नहीं हो सकता है ना अब। तो इसीलिए इसके प्रिंसेस को मार दिया गया। यहाँ पर बात करते हैं वाई रिवोल्ट फेल्ड। इतना करने के बाद भी हमारा रिवोल्ट क्यों फेल हुआ? देखिए इसमें ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं थी, मतलब हर किसी स्टेट ने इसमें, किसी स्टेट के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया रिवोल्ट में। देखिए जो ईस्टर्न ईस्टर्न जो हमारा मैप है, सपोज़ कि ये हमारा मतलब मैप है, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा जो कि मतलब ये हमारा मैप है। देखिए इसमें जो ईस्टर्न साइड आता है, मतलब कि ये ईस्टर्न साइड ये आता है, और वेस्टर्न साइड ये आता है, और जो साउथ आता है, मतलब वेस्टर्न साइड भी इन्होंने भी मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया, ईस्टर्न साइड ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया ज़्यादा, ईस्टर्न साइड ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, और साउदर्न साइड में ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। मतलब ये लेस इफेक्टिव हुए रिवोल्ट ऑफ 1857 से। खाली जो मतलब यहाँ पर कुछ स्टेट्स आ रहे थे, अवध वगैरह, दिल्ली, मेरठ, बिहार वगैरह, तो उन्होंने पार्टिसिपेट की थी, लेकिन ये तो दूर ही रहे ये वाले एरियाज़। तो ईस्टर्न उड़ीसा वो भी मतलब लेस इफेक्टिव हुआ। जो वेस्टर्न में आता है, जिसमें मतलब पहले से कंपेयर था, और साउथर्न पार्ट इंडिया वो भी लेस इफेक्टिव रहा इस रिवोल्ट ऑफ 1857 से। और ऑल क्लासेस ने ज्वाइन नहीं किया रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि कुछ ऐसे क्लासेस थे उन्होंने मतलब रिवोल्ट ज्वाइन नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया।
वो थे हमारे कुछ एजुकेटेड इंडियंस जिन्होंने मतलब उस टाइम मतलब नहीं समझा हमारी कंडीशंस, उन्होंने ब्रिटिश का ही साथ दिया उस टाइम। वो ज़मींदार जिसकी ज़मींदारी छीन ली गई थी, आनली वही लड़ेंगे, बाकी ज़मींदार उसका क्या है, उनका तो अपना पैसा मिलता है, खाली वो ज़मींदार जिनकी ज़मींदारी छीन लेगी खाली वही लड़ेंगे। एंड वो रूलर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया रिवोल्ट ऑफ 1857 में, उनका नाम आता है सिकंडी ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, रिवोल्ट ऑफ पटियाला, सेंध सिख एंड महाराजा ऑफ कश्मीर ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया रिवोल्ट ऑफ 1857 में। और ये कहा जाता है कि 25% ऑफ कंट्रीज एरिया डिड नॉट इफेक्ट, मतलब अगर ये इंडिया का एरिया है, मतलब इतनों ने मतलब पार्टिसिपेट किया है लेकिन इतनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। और जो बताया गया है कि 10-20% पॉपुलेशन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब अगर ये पूरी पॉपुलेशन है, मतलब 80% ने पार्टिसिपेट किया गया लेकिन 20% 10-20% ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस रिवोल्ट में। और इंडिया के जो पुअर आर्म्स थे, मतलब हम इंडिया किसके साथ इंडिया के पास क्या था, डंडे, और ब्रिटेन के पास क्या थी, उनके पास गन्स थी, मतलब क्या हम जीतेंगे, हम उनके पास जो मैंने आपको यहाँ बताया है कि डंडे वर्सेस गन्स, ठीक है। और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था हमारा रिवोल्ट, क्योंकि हमारे पास कोई मतलब मैचिंग नहीं थी, जो ब्रिटेन की जनरलशिप थी, लीडरशिप थी, और हमारे पास कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। हमने हमने मतलब जो रेबलिस्ट थे ना, जो लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने कॉलोनियल रूल को नहीं समझा, ना हमारे पास कोई फॉरवर्ड लुकिंग थी, मतलब हम दिल्ली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमारा अगला अगला स्टेप क्या होगा रिवोल्ट ऑफ 1557, किसी को कुछ पता नहीं है। बस ऐसे ही चलते जा रहे थे, चलो वो भी चलता है मैं भी चलता हूँ इसके साथ, देखेंगे आगे आगे क्या होता। तो ऐसा मतलब रिवोल्ट हमने किया। हमें कोई मतलब फॉरवर्ड लुकिंग नहीं थी कि हमें क्या क्या करना है, कौन से स्टेप्स उठाने हैं, कहाँ कहाँ पे लड़ना है, लेकिन हम बस एक जा रहा था तो मैं भी जा रहा था, हम एक के पीछे थे, ठीक है। लेकिन हाँ, और ये मतलब इसमें नए मॉडर्न नेशनलिज्म मतलब अभी भी नहीं था इंडिया में। लेकिन हाँ, इस रिवोल्ट ऑफ 1557 एक बहुत अच्छा मतलब रोल प्ले किया कि इसने मतलब नेशनल जो इंडियन पीपल थे, वो मतलब थोड़ा सा इन्होंने मतलब कोशिश की उनको टुगेदर लाने में, मतलब यूनिटी लाने में, थोड़ा इस रिवोल्ट ने बहुत ज़रूरी है कि इसने मतलब वो रोल इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्ले किया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी थोड़ी इसमें, आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हैं कॉपरेशन थी हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच, मतलब हर लेवल में, क्योंकि नाना साहब को किसने सपोर्ट किया, अजीमुल्ला जो कि एक मुस्लिम था, और जो रानी लक्ष्मीबाई उसको किसने सपोर्ट किया, अफगान सोल्जर्स थे, मतलब जो भी मुस्लिम्स थे। अब जो आपका यहाँ पर आता है सिलेबस में, वो है नेचर ऑफ रिवोल्ट। नेचर ऑफ रिवोल्ट आपको पढ़ना है। देखिए, मतलब कौन कौन से किसने क्या क्या बोला इस रिवोल्ट के बारे में। देखिए, सर जॉन सिली ने बोला था, वो एक ब्रिटेन हिस्टोरियन था। उसने बोला कि रिवोल्ट ऑफ 1857 ये एक होली एंड पैट्रियोटिक है, सेल्फिश सिपाही मिटनी ही, विथ नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट, कि मतलब ये कोई पैट्रियोटिक रिवोल्ट नहीं है, ये सेल्फिश रिवोल्ट है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना मकसद है इसमें, और इसमें कोई नेटिव लीडरशिप भी नहीं है, कि ना कोई पॉपुलर सपोर्ट है। तो ये सर जॉन सिली का कहना है। डॉक्टर के दत्ता का बोलना है कि ये एक मिलिट्री आउटब्रेक है, एडवांटेज टेकन बाय सर्टन डिसकंटेंट प्रिंसेस एंड लैंडलॉर्ड्स, मतलब कहीं पे अगर मतलब कुछ आउटब्रेक हुआ तो इसका फ़ायदा किन्होंने उठाया, कुछ मतलब जो प्रिंसेस थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने मतलब इसका फ़ायदा उठाया। एंड इट वाज आल्सो नेवर ऑल इंडिया इन कैरेक्टर बट वाज लोकलाइज्ड एंड पोअरली ऑर्गेनाइज्ड। वी.डी. सावरकर का यहाँ पे कहना है कि इन हिज बुक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में वो इसको रिवोल्ट को क्या कहता है कि दिस वाज द फर्स्ट वार ऑफ, उसने बोला कि ये था वी.डी. सावरकर द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। डॉक्टर एस एन सेन इन हिज बुक 1857 वो इस रिवोल्ट को क्या कहता है कि फाइट फॉर रिलीजन बट एंडेड एज अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। मतलब लड़ाई हुई थी वो रिलीजन के बेस पे हुई थी, लेकिन एंड हुआ किसके साथ, वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। डॉक्टर आर सी मजुमदार का कहना है कि इट वाज नाइदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ना ही ये फर्स्ट है मतलब वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ही ये नेशनल था, और ना ही ये कुछ वार ऑफ मतलब ना ही ये कुछ आज़ादी के लिए रिवोल्ट था, ठीक है। मतलब ये एक सेल्फिश था, उसमें मतलब हर किसी के लोकल लोकल ग्रेवेंसेस थी, अपनी अपनी राय थी। इसका यहाँ पे कहना है कि दिस वाज द रिवोल्ट ऑफ सोल्जर पीजेंट डेमोक्रेटिक, मतलब सोल्जर पीजेंट कंबाइन हुए यहाँ पे किसके खिलाफ, फॉरेस्ट रूल, जो मतलब सारी फॉरेस्ट रूल नहीं है, दिस इज द फॉरेन रूल, मतलब सोल्जर पीजेंट से एक साथ हुए थे किसके खिलाफ, फॉरेन रूल के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1557 इज एसेंशियली ए फ्यूडल अपराइजिंग दो देयर वाज सम नेशनलिटी एलिमेंट्स। हाँ, ये सही है कि ये मतलब
किसके ख़िलाफ़ था कि मतलब ये फ्यूडल के ख़िलाफ़ था, लेकिन इसमें कुछ नेशनल एलिमेंट्स भी थे जो उसने इस बुक में किस में लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फ्यूडल ऑपरेशन आप समझ सकते हो ऐसे कि मतलब कुछ लैंडलॉर्ड्स कुछ पीजेंट्स के साथ कुछ गलत वलत हो रहा था, फिर उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट की, लेकिन इसमें कुछ नेशनल एलिमेंट्स भी थे, मतलब कुछ फीलिंग्स भी थी नेशनलिज्म की, और ये जवाहरलाल नेहरू का कहना है। और उसके बाद आता है एम एन रॉय, उसने बोला था कि रिवोल्ट वाज ए लास्ट डिच स्टैंडिंग ऑफ फ्यूडलिज्म अगेंस्ट कमर्शियल कैपिटलिज्म। आर पी दत्त का कहना है कि रिवोल्ट वाज पीजेंट्री अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशंस। उसके बाद एल आर रीज का कहना है कि दिस वाज द वार ऑफ फेनेटिक रिलीजनिस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियन, क्योंकि ब्रिटेन जो थी उसका उनका रिलीजन क्रिश्चियन था, तो उसके खिलाफ था रिवोल्ट। टी आर हॉलम्स का कहना है कि दिस वाज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। सिविलाइजेशन मतलब यहाँ पर कौन सिविलाइज्ड कौन है, यहाँ पे वो इंग्लिश है। बार्बरिज्म यहाँ पे कौन है, इंडिया के, मतलब वो बैकवर्ड है, उनको क्या पता है, मतलब इनके बीच में कन्फ्लिक्ट था। ये किसका कहना है, टी आर हॉलम्स का। So you cannot consider it first war of independence, though it had nationalism of somehow, but the concept of common nationality and nationhood was not inherent in the 1857 revolt। देखिए, आप इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हाँ इसमें कुछ नेशनलिज्म की थी, कुछ फीलिंग्स थी, बट उसमें जो कॉमन नेशनलिटी थी, नेशनहुड था, वो इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में एब्सेंट था। सिक्वेंसेस पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, मतलब इसके रिजल्ट क्या निकले फिर लास्ट में जब ये रिवोल्ट खत्म होता है। देखिए, इसके मतलब बहुत सारे चेंजेस, इसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसीज़ में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी थे उनमें मतलब बहुत सारे चेंजेस लाए इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के होने से। देखिए, ऑन 2 अगस्त 1859 ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 है, और इसको डिक्लेयर कौन करती है, उस टाइम होती है कौन होती है प्रिंसेस, उस टाइम क्वीन विक्टोरिया होती है। और उस टाइम अपॉइंट हो जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और वो ब्रिटिश का कैबिनेट होता है। और इसके बाद कंपनी रूल, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना, EIC, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ये मतलब 1857 से पहले ये रूल करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश की थी, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश काम कर रही थी इंडिया में, मतलब इसको ब्रिटिश ने भेजा था। ब्रिटिश ने भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ ट्रेड करने के लिए, फिर मतलब ये यहाँ पे थोड़े रूलर्स भी बन गए। तो लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो ब्रिटिश को लगा कि शायद अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे डायरेक्ट किसका रूल आता है, ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटिश क्राउन का फिर डायरेक्ट रूल आता है इस 1857 के बाद। और फिर यहाँ पे क्वींस का एक प्रोक्लेमेशन होता आता है इलाहाबाद में, एक 1 नवंबर 1858 में। और इसके साथ ही मतलब इससे पहले होता था गवर्नर जनरल आपका, और वो चेंज हुआ था वायसराय में, और जो आपका पहला वायसराय है उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। और एज पर इस प्रोकम मतलब इस बयान में क्या बोला गया था, जो क्वीन ने दिया था, उसने बोला कि जो हम एनेक्सेशन कर रहे थे, आपका जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हमारे थे, अब वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। अब हम मतलब आज से आपकी स्टेटस, मतलब अब हम इंडिया की स्टेटस को एनेक्स नहीं करेंगे, अब अपना पावर और नहीं बढ़ाएंगे। अब हम आज के बाद जो आपकी डिग्निटी है, आपका कल्चर है इंडिया का, हम उसको आज के बाद रेस्पेक्ट करेंगे। हम आपको एज अर्लियर, मतलब ये ब्रिटिश इस मतलब बयान में बताया गया कि जैसे मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो आपको इंटरफेयर कर रही थी हर किसी में, लेकिन अब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे एबॉलिश किया है इस एक्ट के बाद, मतलब 1857 के बाद। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया है, और अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे आपके ऊपर, और हम आपको रेस्पेक्ट करेंगे, ये बोलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो फोर पॉइंट था रिवोल्ट, मतलब जो मतलब सबसे बेस था रिवोल्ट का, वो कौन थे, सिपाही। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब वो मतलब भरोसा नहीं कर सकते इंडियन सोल्जर्स पे, क्योंकि इन्होंने तो रिवोल्ट स्टार्ट किया हर जगह, मतलब बेस तो इन्होंने बनाई इस रिवोल्ट की। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मार्शल रेसिस थे, मतलब पंजाब, नेपाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, मतलब इन जगहों से इन्होंने मतलब रिक्रूटमेंट्स किए, क्योंकि ये थोड़ा लॉयल रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था। तो चलिए, यहाँ से आपका जो ये लेक्चर है ये ख़त्म होता है। मैंने आपको रिवोल्ट ऑफ 1557 ए टू जेड मतलब हर कुछ समझाया कि मतलब रिवोल्ट ऑफ 1557 क्या था, ये क्यों हुआ, क्या कारण थे, मतलब कौन कौन सी जगह कौन लीडर था, और इस मतलब ये फेल क्यों हो गया, और इसका नेचर क्या था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। और मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर मुझे सपोर्ट मिला, कि मैंने आपका यूनिट फर्स्ट जो थर्ड सेमेस्टर है आपका, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है, उसमें जो 3 टॉपिक्स बचते मैंने आपको वो तीनों आपको कंप्लीट किया 3 लेक्चर्स में। अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला तो मैं आगे यूनिट्स भी आपको पढ़ाऊँगा बहुत डिटेल में, लेकिन अगर मुझे सपोर्ट मिला, अगर नहीं तो फिर मैं आगे वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। तो चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।